हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हम पढ़ लिया था, है ना। उसमें हम लोग बोमन्स कैप्सूल, देन पीसीटी, लुपोमाइलिन डीसीटी देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, एक एक करके देखते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोटिस करेंगे। सबसे पहला आता है व्हाट बोमन्स कैप्सूल, है ना। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, है ना। देखो किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी दो वॉल्स होती है, एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है। ठीक है, ये कौन सी वॉल है इसकी? इनर वॉल। ये कौन सी वॉल है इसकी? आउटर वॉल। इनर वॉल जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए इसको हटा ही देते हैं हम लोग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आउटर वॉल जो होती है बनी होती है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की। ठीक है, कौन सा? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, है ना, पढ़ चुके हम लोग। तो इनर वॉल गाय की बनी होती है। इनर वॉल एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स की बनी होती है। क्या सेल है ये देखते हैं हम। देखो उसके बारे में, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस टाइप की ये सेल्स रहती है। दिस सेल्स अरेंज इन अ इंट्रिकेट मैनर, है ना। इस टाइप से इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज रहती है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? देखो इस सेल में आपको ऐसा लग रहा है इसके बहुत सारे पाव निकल रहे हैं ना। तो पाव जो होता है उसको हमें बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं पॉड। तो बिकॉज ऑफ इट हैज अ फुट लाइक अपीयरेंस द सेल इज कॉल्ड पोडोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोडोसाइट, है ना। किस टाइप के अरेंजमेंट में है ये? इंट्रिकेटेड अरेंजमेंट में है। इसके बीच बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को बोला जाता है क्या? स्लिट पोर। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अंदर कैपिलरीज का अरेंजमेंट कैसा होता है। मैंने आपको बताया था कि रीनल जो आर्टरियोल्स होते हैं वो उसके अंदर एंटर करते हैं और इस टाइप से फॉर्मेशन करते हैं किसका? अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इस टाइप से अंदर रीनल आर्टरियोल एंटर करते हैं, है ना। और आर्टरियोल देखो सिंपल सी बात है, दो टाइप के दिख रहे होंगे आपको। एक जो बोमन्स कैप्सूल में ब्लड लेके जा रहा है, एक जो बोमन्स कैप्सूल से ब्लड बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, तो दो आर्टरियोल्स है आपके पास, दैट्स व्हाई दो अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। जो अंदर की ओर ब्लड लेके जाता है उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, और जो बाहर ब्लड लेकर आता है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इन बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड लेके जा रहा है उसको बोलते हैं एफेरेंट, जो ब्लड लेके बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं इफेरेंट। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही लोग क्या करते हैं? लगभग 50 से 60 कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एंड दिस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। This group of capillary is called glomerulus. So combine these two names together, Bowman's capsule, है ना, and glomerulus. ये Bowman's capsule and glomerulus, है ना, combinedly they are called renal corpuscle या फिर Malphizian body. ठीक है, Bowman's capsule प्लस glomerulus, इन दोनों को संयुक्त रूप से या फिर कॉमनली कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? renal corpuscle या फिर Malphizian body। ठीक है, बिकॉज मार्शेलो माल्फिजी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपिलरीज का डिस्कवरी किया था। तो ये कैपिलरीज ही है, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया क्या? माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, याद करने के हिसाब से कैपिलरी का नाम भी याद हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, तो होता क्या है देखो, अभी तीनों लेयर को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है ना, जो ब्लड आएगा यहाँ से वो फिल्टर होके कहाँ पे आएगा? आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर, है ना। और यहीं पे जाके सबसे पहला क्या होगा? प्राइमरी फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, फिर प्राइमरी यूरिन भी बोल सकते हैं। वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी? इस पर्टिकुलर जगह आएगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग अ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, है ना। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर काय का फॉर्मेशन कर रहा है? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो कैसे कर रहा है फिल्टरेशन मेम्ब्रेन? तो ऊपर अंदर से बाहर की ओर आते हैं। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? कैपिलरीज। तो हम जानते हैं वॉल ऑफ कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम, कैपिलरीज काय की बनी होती है? एंडोथेलियम।
ठीक है। नीचे की साइड आपको भी बताया मैंने कौन सी सेल्स है यहाँ पे, पोडोसाइट, ठीक है। ये कौन सा सेल हो गया, पोडोसाइट, ठीक है। ये एंडोथेलियम, ये पोडोसाइट, और बीच में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों मेम्ब्रेन जो है इस टाइप से मिलके फॉर्मेशन करती है किसका, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, क्या का फॉर्मेशन करती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यही से जो ब्लड जो है वो फिल्टर होके आता होगा, और फिल्टर होने के बाद यहाँ पे, ये अपने को पता है छोटे छोटे से पोर्स है, इनको स्लिट पोर बोलेंगे, है ना। यहाँ से ब्लड जो है कहाँ पे आ जाता है, आपके इस पर्टिकुलर जगह, ठीक है। एक खास बात, कभी भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, कभी भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, मतलब ये जो छन रहा है आपके पास, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, कभी भी जो हमको पास जो छन के मिलेगा, हमको जो फिल्ट्रेट होता है, देखिए प्रोसेस का नाम होता है फिल्ट्रेशन, और जो हमको चीज छनने के बाद बाहर निकलती है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो हमको कभी भी जो फिल्ट्रेट मिलेगा, उस फिल्ट्रेट में कभी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली रीजन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसलिए इसके ऊपर इसको पार नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ, ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज नेचर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके आर पार नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल। अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, कौन सा, हमारा पीसीटी। पीसीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो देख लेते हैं हम। बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर आ गया समझ में, तो उसके आगे लगा देते हैं हम लोग टिक। अगला स्टार्ट करते हैं पीसीटी। मैंने आपको कहा था कि हम लोग इनिशियल क्लास में पूरा नाम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बट अब हम लोग कैसे एब्रिविएशन से चलाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे हमको चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पीसीटी का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, मैंने आपको बताया था बोमन्स कैप्सूल जो था, उसके बाद से एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना, एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब बनती है। दिस कन्वोल्यूटेड ट्यूब इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी, ठीक है। इसकी जो वॉल है ये बनी होती है काय की, ठीक है, कोबॉइडल एपिथेलियम, काय की बनी होती है, कोबॉइडल एपिथेलियम, व्हिच हैज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। बहुत इजी सा नाम है, याद कर लेना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। बॉर्डर एपिथेलियम में, वो भी कौन सा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। पीसीटी जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम अलोंग विद ग्लूकोज। तो मैक्सिमम एक्टिव एब्जॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पीसीटी इज आल्सो मेन साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम, हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पूरा ग्लूकोज यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब का भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये पीसीटी का स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार पूछा जाता है पीसीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कोबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, इस टाइप से। देन पीसीटी जो होता है डिसेंड, मतलब नीचे क्या जाके काय का फॉर्मेशन करता है, इन अ मेडुलरी रीजन फॉर्मेशन करता है ये काय का, हमारे लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद एक पॉइंट लाइक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना, ये थिन लिम्ब बोलते हैं इसको हम लोग, लूप ऑफ हेनले का। देन अगेन ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले में आपको कौन सा लिम्ब है, ये आपका है डिसेंडिंग। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताएंगे क्यों। सेकंड कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसे। डिसेंडिंग लिम्ब जो है, इसकी खास बात क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब मिलके बना हुआ है काय का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। असेंडिंग लिम्ब जो है बना हुआ है कोबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है।
पर यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है। पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है? बिल्कुल देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से अपना फोकस बना लो। डिसेंडिंग लिम्ब जो है, हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद करना है ना। इन दोनों का परमेबिलिटी जो होता है बहुत अलग अलग होता है। ये दोनों मतलब वाटर या फिर सॉल्ट्स के लिए क्या है, एक साथ परमेबल नहीं है, इनका कुछ क्या है चेंजेस है परमेबिलिटी में। पर हमको किस चीज पर फोकस करना है? हमको फोकस करना है इम्परमेबिलिटी के ऊपर। इम्परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? अपारगम्यता। इम्परमेबिलिटी या फिर पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को पास जो होता है, क्रॉस करने की क्षमता नहीं होना, है ना। तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट क्रॉस अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, उन सब्सटेंस को बोलेंगे अपन इम्परमिएबल एंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इम्परमिएबिलिटी। वहां पे अपन बड़े-बड़े शब्दों में लिख भी देते हैं कि आपको याद रहेगा। काहे की बात कर रहा हूं मैं? मेरा कॉन्सेप्ट है काहे का? इम्परमेबिलिटी का, ठीक है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी याद करा दूंगा। आपको बस एक चीज के ऊपर फोकस करना है, क्या? इम्परमेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और बस एक सिंगल सा आपको वर्ड याद करना है, वो क्या है? DNA। क्या याद करना है? DNA पढ़ते हैं हम लोग, DNA RNA, है ना। बस सिंगल वर्ड पे फोकस करना है, क्या? DNA। उसके बाद आपने पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लिया। हो गया याद अपना कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग बात कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमेबिलिटी की। हमने वर्ड याद किया क्या? DNA। मतलब D फॉर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग, और Na मतलब क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। है ना, ट्रिक है छोटा सा। तो क्या बोला हमने? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। मतलब जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इनके लिए क्या हो जाएगा? ये इम्परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। और परमिएबल किसके लिए हो जाएगा? इसका अपोजिट कर लो। तो परमिएबल किसके लिए है तो वो देख लेते हैं हम। तो डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल किसके लिए? वाटर। क्लियर है? सिंगल वर्ड से याद करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमिएबिलिटी, वर्ड है DNA। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन एंड परमिएबल फॉर वाटर। इसका अपोजिट कर दोगे तो ये कहानी चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। डिसेंडिंग अगर सोडियम के लिए इम्परमिएबल है तो असेंडिंग किसके लिए इम्परमिएबल होगा? वाटर के लिए। और परमिएबल किसके लिए होगा? सॉल्ट्स के लिए। तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है, क्लियर है? सिंगल वर्ड याद करना है, इम्परमेबिलिटी एंड DNA, ठीक है। अपने आप सब कुछ बन जाएगा। DNA मतलब क्या? डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल फॉर सोडियम आयन एंड परमेबल फॉर वाटर। इसका उल्टा कर लो, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल फॉर वाटर एंड परमेबल फॉर सोडियम, ठीक है। 4 स्टेटमेंट होगा, क्लियर। कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, इन चीजों को उल्टा पुल्टा करके अगर पूछा जाए तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। बस आपको 2 चीज याद करनी है। पहला चीज हो जाएगा क्या? इम्परमेबिलिटी। दूसरा क्या हो जाएगा? DNA। क्लियर है ये? ठीक है। चलो अगला पार्ट है हमारा, क्या हमने बनाई रखा है। देखो अपने चीज पे आपने देखा होगा, ड्राइंग से भी हमको बहुत सारी चीज याद हो जाती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारे कन्वोल्यूशंस थे, बहुत सारे उसके अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर थे। डिसेंडिंग जो होता है आपका, सॉरी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसमें कन्वोल्यूशन कम होते हैं। तो एज कंपेयर टू PCT, DCT इज लेस कन्वोल्यूटेड। DCT का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी काय का बना होता है? कोबाल्ट एपिथेलियम का, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशनल एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक है। देन DCT जो होता है ये ओपन किसके अंदर होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में लगभग 8, है ना, 6 से 8 क्या हो सकते हैं? नेफ्रॉन के जुड़े हो सकते हैं ना। कलेक्टिंग डक्ट कभी भी एक नेफ्रॉन की एक नहीं होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो 6 से 8 नेफ्रॉन की हो सकती है, एक कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट जाके ओपन होगी रीनल पैपिला में, रीनल पैपिला से ओपन होगा आपका माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, देन ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। मैंने आपको बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लूप ऑफ हैनले का, इसको हमेशा ध्यान रखने का। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। एंड जस्ट इसका रिवर्स कर देना, किसके रिगार्डिंग? वाटर के रिगार्डिंग। तो अपने को क्या होंगे? 4 स्टेटमेंट निकल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 3 स्टेप्स में होता है,
है ना, इसके 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसी को स्टडी करेंगे हम। सेकंड स्टेप होता है कहलाता है सिलेक्टिव reabsorption, and third step is known as tubular secretion. ये कहलाता है tubular secretion। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ अ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलस से जब ब्लड होके गुजरता है तो इसमें से वो सारी चीजें जो कि बॉडी से बाहर निकालनी होती है, फिर एक्सेस में होती है, वो सारी कहाँ पे जाती है, इस पर्टिकुलर बोमन्स कैप्सूल के अंदर। आपने आपको डायग्राम ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल, दिस इज एफेरेंट आर्टेरियोल, दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल। हर डायग्राम में बार बार मैंने आपको बताया है एफेरेंट की थिकनेस ज्यादा होती है, इफेरेंट की थिकनेस कम होती है। दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना, ये हमारे कैपिलरी का सेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये एग्जैक्टली होता कहाँ से, किसके हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे चालू होता है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम लोगों को पता है हार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है ना, वो पर्टिकुलर 1 मिनट में लगभग कितना 5 लीटर जो ब्लड होता है पंप करता है। ये कैसे निकाला हमने, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कितना होता है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट, इससे हम निकाल सकते हैं। हमारे हार्ट वाले चैप्टर में हम देखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा भी था, 10 क्वेश्चन कार्डियक आउटपुट से, है ना। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कितना होता है हम लोगों का 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट जो होता है। कार्डियक आउटपुट को 25% ब्लड किसको सप्लाई होता है, किडनी को, बोले तो हमारी रीनल्स को, मतलब हमारी किडनीज को, है ना। तो 5 लीटर ब्लड अगर कितना है पर मिनट हार्ट से निकलता है, कितना निकलता है पर मिनट हार्ट से, 1 मिनट में कितना निकलता है 5 लीटर। ठीक है, और इसका कितना 1/5 कितना हो गया इसका 20%, है ना, कितना हो गया इसका 20%। अप्रोक्सीमेटली 20% ब्लड जो होता है किसका, हार्ट का, वो कहां पे जाता है, हमारी किडनीज में जाता है। तो लगभग कितना ब्लड हो गया, ये हो गया हमारा कितना, ऑलमोस्ट 1100 से 1200 ml। ये ब्लड कहां पे ट्रांसफर होता है, किडनी में। ठीक है, किडनी में कितना आता है 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है कहां पे जाता है, किडनी में। ब्लड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है ये। ठीक है, यहां से क्लियर है। ये क्या है हमारा कार्डियक आउटपुट है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, इसका 1/5 कितना 20% ब्लड कहां पे जाता है, किडनी में, जो कि कितना हो गया हमारा 1100 से 1200 ml। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है हमारा टोटल ब्लड की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि ब्लड जो होता है इसकी कंपोजिशन 2 होती है, 2 चीज से मिलकर बना होता है ब्लड। एक तो होता है इसका प्लाज्मा एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द सेल्स व्हिच इज ब्लड, हमारी कौन सी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो हमको एक सिंपल सी बात है, जो छनेगा मतलब जो फिल्ट्रेशन जिसका होगा वो किसका होगा, हमेशा फिल्ट्रेशन किसका होता है, फ्लूइड का होता है, सेल्स का नहीं होगा, किसका होगा, फ्लूइड का होगा। तो फ्लूइड की अगर बात करें हम, तो इस 1100 से 1200 ml में फ्लूइड वाला पार्ट कितना है, तो हम जानते हैं ब्लड के अंदर फ्लूइड कितना होता है, 55% होता है। हमारे नॉर्मल ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, फ्लूइड, मतलब इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, रीनल में बहने वाला ब्लड, तो इसके अंदर प्लाज्मा कितना होगा, जो इसका 55% होगा, 55% कितना होगा इसका, वो होगा कितना 650 ml। ये क्या है, प्लाज्मा, और इसको हम बोलते हैं क्या, आरपीएफ, बोले तो रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोला जाता है इसको, रीनल प्लाज्मा फ्लो। कितना है ये 650 ml। क्लियर है, देखो पूरी कहानी रामायण हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, हार्ट से। हार्ट का कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर, 5 लीटर का 20% होता है 1100 से 1200 ml। ब्लड है, ब्लड के अंदर 55% होता है प्लाज्मा, तो 1200 का 55% होगा कितना 650 ml, जो क्या कहलाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल मतलब होता है किडनी, प्लाज्मा मतलब ब्लड का कौन सा प्लाज्मिक पार्ट, फ्लो मतलब क्यों, क्योंकि अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं हम आरपीएफ। क्लियर है ये, ठीक है। अब एक देखो एग्जैक्टली एक और चीज समझो, ये ब्लड जो है कौन से प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा।
ठीक है। जब इन कैपिलरीज में फ्लो करेगा, इन कैपिलरीज के अंदर हम जानते हैं इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। द रीजन बिहाइंड ऑफ प्रेशर कि यहाँ पर जो एफरेंट और रिफरेंट आर्टरियोल्स जो है उनका डायमीटर में क्या चेंज है, जिसकी वजह से जब ब्लड फ्लो करेगा तो वो पर्टिकुलर प्रेशर से फ्लो करेगा। और द प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? GHP। क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्लियर है? प्रेशर को हम mmHg में नापते हैं, तो GHP भी बोल सकते हैं, एब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं? यहां से जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लू कलर से देखते हैं इसको, यहां से जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से हम जानते हैं, आप कभी भी फिल्ट्रेशन में जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो फिल्ट्रेशन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये अब इसका रेट जो होगा बढ़ जाएगा। वो कितना होता है इसका वैल्यू? ये होता है 60। ठीक है, इतने की स्पीड से क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, किससे? ग्लोमेरुलर के अंदर से। ठीक है, अब अगला जो प्रेशर जो है, अब ये जो प्रेशर है जो अप्लाई कर रहा है ब्लड को किसके अंदर? पर्टिकुलर ग्लोमेरुलस के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। और ये फिल्ट्रेशन बहुत छोटे लेवल पे होगा, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसमें क्या होंगे? फिल्टर हो जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे की ओर क्या होगा? फिल्ट्रेट बनेगा। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बट ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो क्या है, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है उसको क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं। उसी में से एक फैक्टर जो आता है वो होता है ब्लड में अवेलेबल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम? स्पेसिफिकली एल्बुमिन की बात कर रहे हैं। तो ब्लड में जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है? इस पर्टिकुलर प्रेशर को रजिस्ट करता है, और उसके रजिस्ट करने की वजह से एक नया प्रेशर जनरेट होता है। द प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? इसको हम BCOP है ना, इसके नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है 32 mmHg। क्लियर है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 32 mmHg। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला प्रेशर है ना, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा नहीं, क्या करेगा? रोकेगा, कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर जो होता है वो होता है वो प्रेशर जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर फ्लूइड है उसकी वजह से। इस कैप्सूल के अंदर हम जानते हैं कि ऑलरेडी फिल्ट्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लूइड होगा। बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ये कैप्सूल किससे भरा हुआ है? फ्लूइड से भरा हुआ है, तो वो भी इसके अगेंस्ट क्या करेगा? एक रेजिस्टिव प्रेशर जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा? कैप्सूल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड। उसको हम बोल सकते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बोल सकते हैं कैप्सुलर hydrostatic pressure, and the value of CHP is 18 mmHg। क्लियर है? ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जितने की स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा है। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड में अवेलेबल एल्बुमिन की वजह से एक रेजिस्टिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं BCOP। कैप्सूल में अवेलेबल फ्लूइड की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, रेजिस्टिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम CHP। अब कहीं ना कहीं हमसे बात करें कि ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन कितना हुआ, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन का प्रेशर कितना बचा, फिर तो हम बोल सकते हैं उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन कितना हुआ। क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? वो होगा GHP माइनस BCOP प्लस CHP। मतलब इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? GHP आपका था कितना? 60 माइनस BCOP कितना है? 32 प्लस कितना? 18। कितना हो गया? 60 माइनस 50 कितना बचा? 10 mmHg। क्या है आपका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, GFP। क्लियर है? कैसे निकला? GFP ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे समझ में कहां से निकाला? तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्लोमेरुलर जो है कितना एफिशिएंट है ना। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का रेट जो है कितना हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ एक और वैल्यू कि इसने अगर स्पीड है तो फिल्ट्रेशन कितना होगा। मैंने आपको बताया था
कि पर मिनट कितना यहाँ से निकलता है, हमको अच्छे से पता है पर मिनट यहाँ से कितना ब्लड निकलता है, कितना प्लाज्मा निकलता है, वो निकलता है कितना 650 ml। ठीक है, कितना निकलता है 650 ml प्लाज्मा फ्लो करता है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा ऐसे फ्लो करके निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन कितना होगा, तो जो फिल्ट्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। क्या बोला जाता है उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। इसको जनरली हम GFR के नाम से भी बुलाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना, मतलब 650 क्या था, रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF। तो RPF जब इतना पर्टिकुलर यहां से निकलेगा तो GFR जो होगा कितना होगा, GFR का वैल्यू होगा कितना 125 ml पर मिनट, 125 ml, क्या कितना होगा 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। 6 समझने सिंपल से बात है, कटोरी है, अगर इसमें से मतलब सपोज एक छन्नी मान लो आप, है ना, एक प्रकार का मान लो फिल्ट्रेशन आपके पास अपरेटस है, अगर यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, RPF निकाल रहे हो, यहाँ से आप कोई चीज छान रहे हो, कितना 1 मिनट में 650, तो नीचे कितने निकलेगा, ओनली 125। ठीक है, पूरा नहीं छन जाएगा, बाकी कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो छन के बाहर आया है उसका रेट कितना है 125 ml पर मिनट, कितना 125 ml पर मिनट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, इसको हम एक और टर्म से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम प्राइमरी यूरिन, है ना, क्योंकि ये चीज बाद में क्या बनेगी, यूरिन बनेगी। अब अगर कहीं ना कहीं इसका अपन पर डे के हिसाब से काउंटिंग करें तो 125 ml पर मिनट है, तो अगर पूरे दिन की काउंटिंग करें अपन तो कितना हो जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा 180 लीटर पर डे। कितना हो जाएगा 180 लीटर पर डे। तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, 180 लीटर। बट हम जानते हैं जनरली यूरिन का आउटपुट जो होता है पर डे का कितना होता है, ओनली 1.8 लीटर, है ना, 1.5 से 1.8 लीटर। मतलब इसका कितना, इसका सिर्फ 1% क्या होता है यूरिन आउटपुट। तो बाकी 99% कहाँ गया, बाकी 99% कहाँ पे गया, बाकी 99% जो कहलाता है, क्या कहलाता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करके वापस से कहाँ डाल देते हैं, बॉडी में, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, शुगर है ना, जिसको बॉडी की अभी भी क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्यों, because on almost 99% nephric filtrate it will get reabsorbed through the renal tubules। तो renal tubules का अगला जो भाग हम जानते हैं, बाकी बची सारी चीजों को बोलते हैं renal tubules। तो renal tubules का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि nephric filtrate तो लगभग 180 लीटर पर डे होता है, सोचो। ठीक है, तो हम इतना सारा फ्लूइड हम लॉस्ट कर ही नहीं सकते। 99% को हम क्या कर लेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे थ्रू आउट अ प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, देखते हैं हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन स्टार्ट कर दिया था, यूरिन फॉर्मेशन, एंड हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो वाला पार्ट है उसको पूरा कर लिया था। हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ उन्हीं काम की चीजों को रीअब्जॉर्ब करते हैं जिनकी बॉडी को क्या होती है, नेसेसिटीज होती है, लाइक सॉल्ट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स एंड वाटर, है ना। और इसी वजह से ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम नेफ्रिक फिल्ट्रेट का अमाउंट कितना होता है, 180 लीटर पर डे। बट जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें 99% हम इंपॉर्टेंट चीजों को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी में उसको वापस डाल देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कितना होता है, सिर्फ 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे, है ना। ऑलमोस्ट हो गया 99% रीअब्जॉर्ब। तो देखो एग्जैक्टली बच्चों जो टॉपिक है हम लोगों ने इसको स्पेसिफिकली नीड के हिसाब से पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो एनसीईआरटी का जो इमेज है, इसका एक इमेज है एनसीईआरटी के अंदर, मैंने उसको पूरा बना दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। एम्स लेवल पे जाए तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हाई लेवल के आ सकते हैं, बट हम लोग नीड स्पेसिफिक पढ़ेंगे क्योंकि हमको बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना रहता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी स्पेसिफिक पढ़े, उसी के रिगार्डिंग हम लोग सारे स्टेटमेंट क्लियर करें। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बनाया है, मतलब यहाँ पे जितने भी जो ब्लू कलर के मार्क्स है वो चीज शो कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। देखो आप एक चीज समझ लो, जैसे कि सपोज हमारा ये
सपोज ये हमारे क्या है, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल मतलब माल्फिजियन बॉडी, और ये क्या है हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स, है ना, क्या है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स, उसमें सब आ गया, पीसीटी आ गया, डीसीटी आ गया, लूप ऑफ हैंले सब कुछ आ गया, है ना। और सपोज ये क्या है हमारे पेरिटिकुलर नेटवर्क, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, हमारी ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है ये? तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, दो चीजें मतलब एक होता है रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है सिक्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रीनल ट्यूब्यूल से काम की चीजों को कहां पे डाल रहे हैं, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर। ये चीज क्या कहलाती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड सिक्रेशन क्या होता है कि जो चीजें हमारी बॉडी में हमको उसकी जरूरत नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, तो वो चीजें क्या होता है, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका ग्लैंडुलर नेचर की वजह से वो उन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, किसमें से, ब्लड कैपिलरी में से। तो ये चीज क्या कहलाती है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, क्या कहलाती है, सिक्रेशन। ये कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन, ये कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। और यहाँ पे जो फिल्टर हो गया ये क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये तीन प्रोसेसेस साथ साथ चल रही है। तो ये जो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है, इस पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके अंदर जो ब्लू कलर के मार्किंग्स है वो सब शो कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, पर्टिकुलर सेगमेंट में कहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो रेड कलर का मार्किंग है वो क्या शो कर रहा है, सिक्रेशन, कि पर्टिकुलर सेगमेंट में किन किन चीजों का सिक्रेशन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कहां से, पीसीटी से। ठीक है, देख रहे हो आप लोग पीसीटी, है ना। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड पीसीटी। देखो पीसीटी, देखो मेरा आपको चीज देखने को मिल रहा है, कितनी सारी मार्किंग्स है पीसीटी पे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काय के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग रीएब्जॉर्प्शन। कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे, क्या है ये हमारे पास, देखो हम लोग एक जगह टिक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, है ना, एज वेल एज पोटेशियम आयन। इन सब चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है, हमारे पीसीटी से होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है इसके दो बेसिस पे होता है, आइदर ये पैसिवली होगा और ये कैसा होगा, एक्टिवली। क्लियर है आपको? पैसिवली मतलब क्या होता है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना ऊर्जा खर्च किए, बिना एनर्जी खर्च किए। और एक्टिवली मतलब क्या होता है, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बोलो तो एटीपी के द्वारा एनर्जी खर्च करके, मतलब ऊर्जा खर्च करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सोडियम होता है अलॉन्ग विथ ग्लूकोज, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, एक्टिवली होता है। जो पोटेशियम होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पैसिवली होता है। अप्रोक्सीमेटली 70% सोडियम पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, 75% पोटेशियम कहां से, पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी, क्योंकि पीसीटी में बहुत सारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। दैट्स व्हाई देयर इज न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन पीसीटी। पीसीटी में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी हम केवल रीएब्जॉर्प्शन पे फोकस करते हैं। हम लोग ये सिक्रेशन पे बाद में आएंगे। मैंने कहा था आपको रेड मार्किंग किसके लिए है, फॉर सिक्रेशन। ठीक है, अब हम आगे बात, देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुके हैं अपन एम्स के अंदर, पीसीटी में यूरिन का टोनिसिटी कैसा होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो एक चीज ध्यान रखना, पीसीटी में इतना सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखो मैक्सिमम हम लोग मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई पीसीटी के अंदर यूरिन जो होता है उसका टोनिसिटी क्या हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीटी में यूरिन का टोनिसिटी कैसा होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो पीसीटी में कैसा, लिख लो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, आइसोटोनिक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पीसीटी में यूरिन का टोनिसिटी कैसा होता है, आइसोटोनिक, बिकॉज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी एंड द वॉल ऑफ पीसीटी इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। पढ़े थे हम लोग। ठीक है, देन पीसीटी डिसेंड इनटू अ लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के दो लिम्स होते हैं, है ना, किसके आधार पे, यूरिन के फ्लो के आधार पे। जहां पे यूरिन नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, दिस लिम्ब इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब, जहां ऊपर की ओर जा रहा है, दिस लिम्ब इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। टेक आपको मैंने बता दिया था, टेक क्या था इसका, इसका सिंपल सा ट्रिक है, द कॉन्सेप्ट इम्परमिएबिलिटी एंड द कोड इज डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम। तो इसका मतलब परमिएबल किसके लिए होगा, ये वाटर के लिए। इसकी वजह से कौन बाहर निकलेगा, इससे पानी। तो डिसेंडिंग लिम्ब से कौन बाहर निकलता है, वाटर क्या होता है, बाहर की ओर एब्जॉर्ब होता है। और असेंडिंग लिम्ब जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो परमिएबल किसके लिए हो जाएगा, ये फॉर NaCl, है ना। NaCl के लिए क्या हो जाएगा, ये परमिएबल हो जाएगा। परमिएबल बोले तो यहां से क्या होगा, सॉल्ट बाहर निकलेंगे। अभी हम लोग मार्किंग नहीं लगाते ना, तो कंफ्यूजन होगा हमको काय के बेसिस पे, सिक्रेशंस के बेसिस पे। क्लियर है?
NaCl जो है किसके लिए परमेबल है, कहां से परमेबल हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब से। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझो आप, एक वर्ड होता है ऑस्मोलैरिटी, मतलब जो पर्टिकुलर ऑस्मोलैरिटी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑस्मोल, और उनकी वजह से जो कॉन्सेप्ट बनता है, तो कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हम नीचे की ओर आते जा रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से कौन बाहर निकलते जा रहा है, वाटर बाहर निकलता जा रहा है, तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं होता, अगर अपन ने किसी चीज में नमक डाल दिया या फिर किसी चीज में अपन ने सॉल्ट डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या, उसके अंदर पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, प्लांट फिजिक्स में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर किसी बायोलॉजिकल सेल को पानी की जरूरत है, तो उसको आप पानी मत दो, उसको आप सॉल्ट दो। क्लियर है? आप उसको सॉल्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वाटर जो है क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम प्लांट फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, अभी इसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती आ रही है, वाटर जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, पानी यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ की बात करते हैं, हम लोग यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है, अंदर से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। सोडियम क्लोराइड अगर सपोज इसके अंदर बाहर निकलते जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये अंदर हाइपरटोनिक होते जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, डीसीटी में। ठीक है, डीसीटी की बात करते हैं, डीसीटी में क्या है आपके पास, इन डीसीटी आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड हो रहा है, वाटर हो रहा है, एंड बाइकार्बोनेट्स हो रहा है। ठीक है, डीसीटी में कौन कौन सी चीजें का रीअब्सॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड बाइकार्बोनेट। इसे हम लोग स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, किसके स्पेसिफिक, एनसीईआरटी स्पेसिफिक। क्लियर है? ये डीसीटी में इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में आपको दिख रहा होगा क्लियरली किसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, आपके वाटर का, है ना। ये भी मेन साइड है वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के लिए, कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्यों हम देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बार बार वहां से वाटर बाहर निकल रहा है। इसका रीजन ये है कि सिर्फ ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम कितना 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करना मतलब क्या, यूरिन में से वाटर को बाहर निकाल देना। यूरिन में से वाटर को बाहर निकालेंगे कहां पे जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर आएगा फॉर द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम लोग 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर, जो बाहर के कंडीशंस के हिसाब से अंदर की कंडीशंस में क्या कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, मतलब कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस कर लेते हैं, बाहर की कंडीशन को अपनाते नहीं है। मतलब बाहर अगर हाइपरटोनिक तो अंदर हाइपरटोनिक नहीं होगा। ठीक है, बाहर पानी की जरूरत है तो ये क्या करेंगे, पानी को कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर्स। क्लियर है ये? तो ये सारा आपका हो जाएगा क्या का, प्री एब्जॉर्प्शन का पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैंने क्या कहा था कि हमारे नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं कि ब्लड कैपिलरी से जो भी चीजें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके कहां पे मिला सकते हैं, आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में मिला सकते हैं। मतलब इस बार जो है फ्लो अलग होगा, ब्लड कैपिलरी से कहां की ओर जाएगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जाएगा। दिस कैपेबिलिटी इज कॉल्ड द ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके थ्रू ड्रग्स, पोटेशियम, है ना, और जो बोल सकते हैं हम लोग, इसके थ्रू हम लोग यूरिन का पीएच भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है, इन सब काम के लिए कौन यूज होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम पीसीटी की बात करें, पीसीटी हालांकि मेन साइट नहीं है काय की, ट्यूबुलर सिक्रेशन की, पर फिर भी H+ आयन एंड अमोनिया, सम अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड H+ आयन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं कहां से कहां की ओर, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी टू द नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स या फिर इनर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक यहाँ पे आपको सिक्रेशन देखने को मिल रहा है कहां पे, लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 चीजें बनाई है, मैंने यहाँ पे 2 कलर से मार्किंग बनाई है। एक मैंने मार्किंग बनाई है कहा कि ये कनेक्टिंग डक्ट की मार्किंग है, यहाँ पे क्या दिखाया है मैंने, ब्लू कलर की मार्किंग है, मतलब ये है क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। और एक यहाँ पे मैंने मार्किंग दिखाई है रेड कलर से, ये क्या शो कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, सिक्रेशन। मतलब क्या है इसका मतलब समझो, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, बट उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, यूरिन में से कुछ अमाउंट में यूरिया बाहर निकाल रहे हैं, उसको वापस से कहां पे डालते थे हम लोग, the thin limb of ascending limb of the thin part of ascending limb of loop of Henle, मतलब यहाँ से निकाल के वापस यहाँ पे डाल दिया। जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी, क्या कारण है इसका, क्यों यूरिया को हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, क्यों यूरिया को पूरी तरीके से बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे, ये हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, which is called काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, है ना। कभी इस टाइप से स्टेटमेंट आ जाए, क्या यूरिया जो होता, क्या
यूरिया जो होता है स्मॉल अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब होता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है कि यूरिया जो होता है को कुछ अमाउंट उसका सीक्रेट होता है किसके अंदर, थिन लिप ऑफ लूप ऑफ हैंडलर, तो बोले ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ अमाउंट में यहाँ से यूरिया बाहर निकल के यहाँ पे हमने डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये समझना बिल्कुल यहाँ पे है ना। पोटेशियम एंड H+ आयन ये भी क्या करते हैं, पोटेशियम एंड H+ आयन ये भी क्या शो करते हैं, सिक्रेशन शो करता है किसके अंदर, DCT के अंदर। एग्जैक्टली देखा जाए तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीनल ट्यूबुल का कौन, DCT। DCT इज द मेन साइट फॉर द ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, किस किस का होता है, K+ एंड H+ आयंस का यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि एक प्रकार का कंडीशनल ये जो होता है कंडीशंस लगी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या कंडीशंस होती है। एक हार्मोन्स की कंडीशन होती है यहाँ पे एल्डोस्टेरोन, उसी की वजह से यहाँ पे हमको ट्यूबुलर सिक्रेशन देखने को मिलता है ना। ये हार्मोन जो होता है रिस्पांसिबल होता है, हम देखेंगे अभी हमारा अगले उसमें आएगा टॉपिक में है। ठीक है, तो इस टाइप से हमको ट्यूबुलर सिक्रेशन देखने को मिलता है। और इस टाइप से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है 3 पार्ट में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है।